तो इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे जारी हो गए हैं और कंपनी का जो मुनाफा आया है वो करीब 19,641 करोड़ रुपए 19,878 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय फ्रंट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेटेड आय करीब 2,48,160 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आय कंसोलिडेटेड बेसिस पर जाहिर की है और साथ ही साथ जो पिछले क्वार्टर की आय थी वो करीब 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। उसके सामने कंपनी के जो इबिटा फ्रंट पे नंबर आए हैं 44,678 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर इबिटा आता हुआ दिखाई पड़ा है और जो पिछली बारी 44,867 करोड़ रुपए के आसपास का इबिटा था। तो इबिटा के नंबर में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिला है। मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 19,878 करोड़ के आसपास से सामने 19,641 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। वाई बेसिस पे हालांकि इसमें 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट साइड पे मुनाफा इस तिमाही में इबिटा फ्रंट पर करीब 38,286 करोड़ रुपए के इबिटा के सामने 17% की बढ़त और 44,678 करोड़ रुपए का इबिटा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है। साल दर साल देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 16% से बढ़कर करीब 18% इस तिमाही में मार्जिन आए हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 17.5% के मार्जिन के सामने 18% के मार्जिन इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। रफली 1,92,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश और डेट सिचुएशन पहले कंपैरिजन थोड़ी सी ईज आउट होते हुए नेट टू डेट इक्विटी जो है वो नेट डेट टू इबिटा रेशियो जो है वो करीब 0.72% से घटकर 0.67% के आसपास इस तिमाही के अंदर पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी की तरफ से नंबर्स जो है वो ज़्यादा कंपेरेबल होंगे वाई कंपैरिजन में। इसके अलावा कुछ और अगर सेगमेंटल वाइज नंबर्स देखे जाएँ तो क्वार्टरली इबिटा ऑयल एंड गैस बिजनेस का करीब 5,804 करोड़ है। वाई बेसिस पे 50% का एक जंप है। क्वार्टरली इबिटा रिलायंस रिटेल का 6,258 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां पर करीब 31% के आसपास का जंप है। और जियो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है वो 13,955 करोड़ रुपए आया, जहां पर 11-11.5% के आसपास का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। बाजार में अनुमान था करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास, उसके सामने 13,955 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला है। एक प्लान्ड मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन शटडाउन था, जिसकी वजह से O2C के सेगमेंट के नंबर जो है वो आपको थोड़े से म्यूटेड साइड पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस सेगमेंट के सामने रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के जो नंबर हैं वो मतलब उनको बेहतर तरीके से एक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े हैं। बातचीत कर लेते हैं नंबर्स को लेकर भी। हमारे साथ अमरीश वालिका सर मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर। साथ ही साथ पार्थिव भी मौजूद हैं, पार्थिव से भी हम बातचीत करेंगे और शरद अवस्थी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था रिलायंस के नंबर्स को लेके, कई पैरामीटर पे बीट साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं। आप कैसे नंबर्स को रीड कर रहे हो, कैसा देख रहे हो अभी प्राइमा फेसी आंकड़ों को? देखिए, प्राइमा फेसी टॉप लाइन के लेवल पे एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट मुझे लगता है ईबिटा और पैट के लेवल पे तो काफ़ी मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी बेटर नंबर्स हैं। जियो के नंबर्स भी बेटर हैं और O2C में तो हम लोग ऑब्वियसली सभी कोई थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर ही रहे थे टिपिकली क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि GRMs में कमी आई है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस अगर मैं जियो के नंबर्स देखूं, रिटेल के नंबर देखूं और टोटल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है उसको आप देखें तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है। हम लोग 17,500 के आसपास की नेट प्रॉफिट का फिगर लेके काम कर रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे नंबर्स। इनफैक्ट जो ओवरऑल इबिटा का नंबर का अनुमान था बाजार में वो करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था। कंपनी ने मेंशन किया 44,678 करोड़ रुपए के आसपास, तो यहाँ पर बीट है। आप जिस O2C की बात कर रहे हैं कि थोड़ा स्लगिश नंबर रहेगा, वहाँ पर भी बीट है। 4,837 करोड़ का अनुमान था, 5,804 करोड़ का एक नंबर आया है। और जियो यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, हायर एंड पे इबिटा मान के चला जा रहा था, करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास 13,955 करोड़ रुपए का एक इबिटा का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अमरीश सर, आपका पहला टेक इन नंबर्स को लेकर? हाँ, नंबर्स तो ठीक ठाक है, स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा बहुत बेटर है। एंड क्लियरली आई थिंक द परफॉर्मेंसेस कम फ्रॉम रिटेल एज वेल एज जियो, एंड जियो का जो परफॉर्मेंस था इज क्लियरली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एज फार एज O2C इज कंसर्न्ड, ड्यू टू क्लोजर क्लियरली उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट स्टिल आई थिंक इट्स परफॉर्म्ड स्लाइटली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इवन इन दैट स्पेस। डिस्पाइट जो GRMs फॉल किए हैं उसके बावजूद आई थिंक परफॉर्मेंस वाज डिसेंट। जी अमरीश सर, दो चीजें और इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस क्वार्टर के लिए करीब 30,102 करोड़ रुपए के आसपास का
जिसमें पैन इंडिया एक्सपेंशन को लेके 5G रोल आउट में और साथ साथ रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके 75,000 करोड़ रुपए का एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ईयर मार्क करके रखा हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट में से एक बड़ा हिस्सा 30,000 करोड़ रुपए या 32,000 करोड़ रुपए के आसपास जो केपेक्स है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इस केपेक्स को? I think capex कर रहे that भी clearly means आगे का visibility is much clearer और जो इन लोग 5G पे अभी स्पेंड कर रहे हैं इसका तो रिटर्न शायद इमीडिएटली हो जाएगा बिकॉज क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि FY25 में इन द सेंस फ्रॉम Q1 FY25 जो 5G के टैरिफ्स रहेंगे that will not be at par with 4G. Clearly incremental tariffs रहेंगे expected कि 10% higher होगा. So I think those returns will start coming in immediately from Q1 FY25. जी अच्छा, जियो जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, कुछ और नए यहाँ पे डिटेल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म का जो EBITDA है वो करीब 13,955 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया। 13,450 करोड़ का एक अनुमान था। 11-11.5% की बढ़त YOY बेसिस पर आई है। जियो प्लेटफॉर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 5,445 करोड़ रुपए आया है। अनुमान था 5,150 करोड़ रुपए के आसपास, वहां पर थोड़ा सा बीट है। जो स्ट्रॉन्ग डेटा और वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ है, करीब 31-31.5% की डेटा ग्रोथ और 8% के आसपास की वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर एडिशन की बातचीत थी, 1.12 करोड़ के सब्सक्राइबर एडिशन आए हैं Q3 के अंदर और अब टोटल बेस जो है वो 47 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरपू 181 का नंबर आरपू की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आरपू का जो नंबर 183-182 के रेंज में रहने की बातचीत थी, उसी रेंज में कहीं ये नंबर देखने को भी मिल रहा है और ओवरऑल 5G और 4G का जो एक्सपेंशन है वो फास्ट पेस पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए पार्थिव भी हमारे साथ मौजूद है। पार्थिव, आपका टेक क्या है नंबर्स को लेकर? अभी इनिशियल डेटा आना शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें जियो प्लेटफॉर्म के नंबर अनुमान से बेटर है, ओवरऑल EBITDA का नंबर अनुमान से बेटर है। आप कैसे रीड कर रहे हो? यस, ओवरऑल नंबर्स अगर देखने जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं O2C बिजनेस की बात करूं तो हम जानते हैं कि रिलायंस के पास वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज है, जिसके वजह से अरब हेवी या लाइट क्रूड बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं। हमने ये सुना था कि बिकॉज मिडिल ईस्टर्न क्रूड डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा था तो इंडिया ने काफी क्रूड रशिया वेनेजुएला से भी प्रोक्योर किया है, जिसका फायदा डेफिनेटली कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पार्थिव, आप शायद बाहर हैं, आपसे हम दोबारा संपर्क आपसे हम दोबारा पार्थिव बातचीत साधने की कोशिश करेंगे, कुछ इशू है। पार्थिव, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं बता रहा था कि थ्रूपुट रिफाइनरी का कम था, डिस्पाइट दैट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे है और रिफाइनरी का जो फीड स्टॉक है जो जाता है पेटकेम बिजनेस में वो भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से O2C बिजनेस डिस्पाइट द फैक्ट कि वीक होना था लेकिन आई थिंक रियली अच्छा परफॉर्मेंस है। दैट इज वन। नंबर 2, अगर जियो की बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि जो नए सब्सक्राइबर्स है उसमें जो एडिशन का नंबर था एनालिस्ट के पोल से ज्यादा है। दिस गोज टू शो कि जो 2G सब्सक्राइबर्स जो रिलायंस कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा है वाया जियो भारत फोन, वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़े लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरपू का नंबर है वो इंक्रीमेंटली सिर्फ 2% बढ़ा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो 2G कस्टमर्स होते हैं जो मूव होते ऑन टू जियो भारत फोन वो इतना ज्यादा आरपू नहीं लाते, तो यहाँ पे आई थिंक कोई चिंता का विषय नहीं है, वहां पे भी बिजनेस बहुत अच्छा है। आई थिंक सबसे शानदार रिजल्ट जो हमने देखा है वो रिटेल में देखा है, बिकॉज रिटेल में जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है 50 बेसिस पॉइंट का रिटेल में उन्होंने EBITDA मार्जिन बढ़ा है। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और अभी 8.4 के आसपास EBITDA मार्जिन हो गया रिटेल बिजनेस में, व्हिच अकॉर्डिंग टू अस इज फैंटास्टिक। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ऑन EBITDA फ्रंट, ऑपरेशनल फ्रंट, आई थिंक जो मार्केट सोच रहा था उससे तो डेफिनेटली बेटर है। इनफैक्ट रिटेल के जो नंबर्स की आप बात कर रहे हो, क्वार्टरली रेवेन्यू करीब 83,063 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रिटेल का क्वार्टरली EBITDA रिकॉर्ड लेवल्स पर आया है करीब 6,258 करोड़ रुपए के आसपास। YOY बेसिस पे 31% का जंप है। 8.5% के मार्जिन है, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का जंप यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इस क्वार्टर में जो रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट है वो करीब 3165 करोड़ रुपए YOY बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिला। 252 नए स्टोर कंपनी ने अपने खोले हैं इस तिमाही के अंदर और टोटल स्टोर काउंट जो है वो अब 18,774 स्टोर्स की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो रिटेल का रिकॉर्डेड फुटफॉल जो इस बार देखा गया वो करीब 28.2 करोड़ के आसपास तमाम फॉर्मेट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें 40% के आसपास की ग्रोथ रही
और डिजिटल कंट्रीब्यूशन करीब 19% के आसपास अब रेवेन्यू में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से एक फेरबदल रिटेल के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरद सर, रिटेल बिजनेस को लेकर एक अच्छे नंबर आए हैं, मतलब क्योंकि ये क्वार्टरली टेलविंड भी था। थर्ड क्वार्टर आमतौर पर फेस्टिव डिमांड का भी रहता है और मैरिज सीजन भी रहता है। सो वैसे भी रिटेल के नंबर्स अच्छे की एक्सपेक्टेशन थी और उसको भी बीट किया है। यहाँ क्या रीडिंग आपकी रही नंबर्स को लेकर? देखिए, मुझे लगता है हम 6,200 करोड़ के आसपास की EBITDA के हिसाब से काम कर रहे थे, तो उसमें भी बीट ही है। और मुझे लगता है ये लगातार इनका इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा। मुझे जो कुछ स्टोर्स इनको इंटीग्रेट करके नए लॉन्चेस करने थे, वो भी पिछले क्वार्टर हो गए हैं। अब उन स्टोर्स में से भी एडिशनल जो इनको फुटफॉल मिलेगा, प्लस जो एक्सपेंशन लगातार होता जा रहा है, अब लगभग 73 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस हो गई है। और अभी भी जैसा आप बोल रहे हैं 250 न्यू स्टोर अभी भी ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है अभी भी जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट रिटेल में वगैरह में और बाकी चीज़ों को मिला के रिलायंस को लाना है, वो अभी भी आना बाकी है। और ग्रेजुअली एक शिफ्ट हो गया है प्योर ब्रांडेड प्रोडक्ट से आजियो जूडियो टाइप के प्रोडक्ट्स में। जो नई जनरेशन है वो लोग जेन जी जिसको बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनको इतना ज़्यादा ब्रांड एफिनिटी नहीं है कि एलन सोली या लुई फिलिप दे आर हैप्पी विथ कोई भी ब्रांड जो उनको ठीक ठाक फैशन ट्रेंड उनकी आइडेंटिफाई करे। तो मुझे लगता है जियो ऑब्वियसली उसके लिए आइडियली प्लेस्ड है, जितनी बड़ी मास मार्केट और जितने बड़े ब्रांड्स उन्होंने वहाँ बनाए। तो रिटेल में तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़िया रहना चाहिए, और रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर कम है, और जेनजी की जो बाइंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ब्रांड एफिनिटी जो एक टाइम पे थोड़ी ज़्यादा थी, अब मेरे हिसाब से वो काफ़ी रैशनलाइज हो गई है। तो फैशन या ट्रेंडी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स आप एक डिसेंट बजट में अगर ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्वालिटी कंफर्मेशन के लिए रिटेल में जो नई जनरेशन है वो काफ़ी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका फायदा इनको ज़रूर मिलना चाहिए आने वाले समय। नहीं तो शरद सर, इस क्वार्टर में क्योंकि 2-3 तरफ से मेजर काम हुआ है। एक इनकी रिफाइनरी पे थोड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि वहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन शटडाउन चल रहा था। उसके बावजूद भी O2C स्पेस अनुमान से बेटर साइड पर आया है। प्लस रिटेल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट हुए हैं। जो जियो के नंबर आए हैं जियो प्लेटफॉर्म के, वो भी बहुत बेटर साइड पर देखने को मिले हैं। और नया एक्सपेंशन जो 4G 5G का है वो देश भर में हो भी गया है, 5G एक्सपेंशन। प्लस 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स भी है। सो टेलीकॉम वाला पार्ट ये आप कैसे रीड कर रहे हो कि रिटेल तो स्ट्रॉन्ग था ही, टेलीकॉम के नंबर को कैसे देखा आपने? मुझसे सवाल? जी अच्छा, देखिए टेलीकॉम के नंबर्स भी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। आरपू के लेवल पे हो सकता है थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहे स्ट्रीट को, क्योंकि ज्यादातर एस्टिमेट से 183 से 185 की उम्मीद कर रहे थे। बट हमारा ये मानना है कि FTTH की जो पेनिट्रेशन है उसका इम्पैक्ट आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बेस काफी छोटा है कंपेयर टू जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है। बट जैसे जैसे जियो आप इंटीग्रेशन की आप बात करें, चाहे वो कोई मीडिया एक्विजिशन जो चर्चित है बहुचर्चित है वो होता है, या जिस टाइप से जियो को वो मोनेटाइज करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे प्ले आउट करेंगी। और अभी ये जैसे बजट फोन में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी बना ली है, और आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे जैसे अगले साल 1.5 साल में जैसे 5G मोर और लेस स्टेबलाइज होता है, वहाँ पे आपको आरपू ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली भारतीय के कंपैरिजन में इनकी आरपू अभी भी कंपैरेटिवली कम है, और वहाँ पे एक अप मूव आने की गुंजाइश है। तो पहले मेरे हिसाब से कंपनी की टारगेट है कि अपनी जो स्पेस में पकड़ है मार्केट शेयर उसको बढ़ाएं, और उसके नेक्स्ट लेवल में मोस्ट प्रोबेबली आरपू रैशनलाइजेशन पे जाएंगे वो। तो फ्यूचर ट्रिगर ये एक हो सकता है आरपू का बढ़ना। और FTTH मेरे हिसाब से एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए। एयर फाइबर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हार्ड टू रीच एरियाज में मुझे लगता है अभी भी जो हमारी ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी है या पेनिट्रेशन है, उसमें ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर के आने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो भारतीय ऑब्वियसली उस स्पेस में मूव कर रहा है, और रिलायंस एयर फाइबर के संग जहां आपका फाइबर रोल आउट नहीं भी है, वहां भी वो एयर फाइबर के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे FTTH का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है और 5G स्टेबलाइज हो जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आरपू में भी आपको सिग्निफिकेंट अपमूव मिलेगा। तो प्राइमरी टारगेट जियो का FTTH और आरपू इंप्रूवमेंट वहीं से होना चाहिए आने वाले समय में। आगे बातचीत करूंगा इन नंबर्स को लेकर, स्पेशली अमरीश सर से भी एक जरा टेलीकॉम स्पेस को लेकर राय लूंगा उनसे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटता हूं और बातचीत करता हूं इन नंबर्स पर भी और रिलायंस पर अब करना क्या चाहिए इसको लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पर
आप देख रहे हैं रिलायंस में हमारी खास पेशकश। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं और नतीजे अनुमान से बेटर साइड पे ही दिखाई पड़ रहे हैं ज़्यादातर सभी पैरामीटर्स में, चाहे वो रिटेल हो, टेलीकॉम हो, ऑयल एंड गैस हो, सभी स्पेस में बेटर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। चेयरमैन साहब के बयान भी हैं कुछ, जहां पर उनका कहना है कि Q3 में कंपनी के शानदार नतीजे आए हैं। जियो ने सबसे तेज 5G का रोल आउट पूरा किया है। जियो भारत और जियो एयर फाइबर का एक बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है और सब्सक्राइबर बेस भी वहां पर थोड़ा बेटर साइड पर होता हुआ दिखाई पड़ा है। रिटेल सेगमेंट में शानदार ग्रोथ जारी है और रिटेल सेगमेंट में ही डिजिटल फिजिकल जो फुटफॉल है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑयल एंड गैस कारोबार में रिकॉर्ड तिमाही बीटा रहा है और देश के ओवरऑल गैस प्रोडक्शन में KG-D6 का 30% के आसपास का हिस्सा, यानी कि 1/4 से ज़्यादा हिस्सा यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और नया एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में जो कामकाज है वो कैलेंडर ईयर 2024 में शुरू होने का एक अनुमान लगाकर वो चल रहे हैं। अमरीश सर, टेलीकॉम स्पेस की बात आपसे नहीं हुई थी क्योंकि टेलीकॉम स्पेस के अंदर जो ओवरऑल सब्सक्राइबर एडिशन है वो करीब 1 करोड़ के आसपास का बाजार अनुमान लगा था अपर एंड पे, लेकिन वहां पर भी करीब 1.25 करोड़ के आसपास का एक नया एडिशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू थोड़े से फ्लैट जरूर है, लेकिन YOY बेसिस पर आप देखेंगे तो बेटर साइड पे नंबर है, लेकिन ओवरऑल जो एडिशन है वो थोड़ा बेटर साइड पे दिख रहा है, खासतौर से क्लाइंट एडिशन को लेकर। कैसे रीड कर रहे हो आप टेलीकॉम के नंबर? Client addition has always been the best for Jio क्योंकि compared to Airtel या Vodafone Idea तो लूज ही कर रहा है सब्सक्राइबर्स, पर मुझे लगता है कि आगे जाके भी आई थिंक द ट्रेंड विल रिमेन। और आरपूस का जो बात है, मुझे लगता है कि 2025 में आरपूस काफ़ी बढ़ेंगे बिकॉज क्लियरली आई थिंक देयर विल बी डिफरेंशिएशन बिटवीन 5G एंड 4G का जो टैरिफ्स है, 5G विल बी एटलीस्ट 10% हायर। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास एंड अबव विल श्योरली यूज 5G एंड पे दैट एक्स्ट्रा, और इससे मुझे लगता है कि आरपूस काफ़ी बढ़ेंगे। आई थिंक विल क्लियरली सी आरपूस मच बियॉन्ड 200। और जो जियो एयर फाइबर 5G का है, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग हिट। अभी तक पूरा रोल आउट नहीं हुआ है, बट 2025 में आई थिंक दिस टोटल रोल आउट शुड हैपन, तो उससे भी आई थिंक विल सी द मार्जिन्स आल्सो शूटिंग अप डिसेंटली वेल। तो ये दो शायद टेलीकॉम के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एंड एज फार एज द अदर बिजनेस आर कंसर्न्ड, पेटकेम में मुझे लगता है कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे आगे जाके। रिफाइनिंग मार्जिन्स मुझे लगता है कि इससे शायद कम नहीं होंगे, सो इट शुड ऑल्सो मूव अप। एंड एज फार एज रिटेल इज कंसर्न्ड, वहाँ तो काफ़ी मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि द रेवेन्यू ग्रोथ विल बी मच फास्टर, और जो 1 लाख करोड़ पर क्वार्टर, आई थिंक दैट शुड हैपन इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो अमरीश सर, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि रिलायंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं अपने ऑल टाइम हाई से, 3-4% ही दूर है। रिसेंटली उसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, और अगर इन्वेस्टर्स के रिवॉर्ड की बात करें तो जियो का डीमर्जर भी हुआ है YOY बेसिस पर, तो उसका भी एक रिवॉर्ड आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप रिलायंस के रिजल्ट को लेके? क्या टारगेट्स आप रखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके? नहीं, देखिए लास्ट थोड़े वीक्स में काफी आउट परफॉर्म किया रिलायंस ने, तो इस रिजल्ट के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट अ ह्यूज जंप, पर शायद 2850 तक जा सकता है। पर मेरा जो स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट है 3250, दैट रिमेन्स, बट इमीडिएटली मुझे लगता है कि इट शुड स्टेबलाइज क्लोजर टू अबाउट 2850 लेवल्स। ओके, तो लंबी अवधि के लिए और अलग लेवल्स हैं, लेकिन हाँ नियर टर्म में 2850 के टारगेट्स के लिए आप एक बार को रिलायंस में यहाँ पर देख भी सकते हो। शरद सर, आपका टेक क्या कहता है? अब जो नंबर्स आए हैं तीनों के आंकड़े, O2C के या रिटेल के या जियो प्लेटफॉर्म के, इन नंबर्स को देखने के बाद आप कैसे री रेट होता हो देख रहे हो स्टॉक को, और आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रही है स्टॉक में? क्योंकि 4% ऊपर है, मतलब 4% दूर अपने ऑल टाइम हाई से, और एक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी दिखाई भी है स्टॉक ने। तो कैसे आप रीड कर रहे हो इन नंबर्स के बाद रिलायंस की सिचुएशन? देखिए 3-4 चीजें हैं। मुझे लगता है O2C बिजनेस में और GRM से रिलेटेड कमेंट्री जो आएगी वो थोड़ी सी पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि पिछली तिमाही में तो बहुत ज्यादा सबड्यूड थे लेवल से सिंगापुर GRMs के, बट अभी रिकवर कर रहे हैं। हर रोज आप रिकवरी देख रहे हैं, लगभग $11-12 पे अभी आ गया है, नीचे में $2 $3 तक चला गया था। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा पॉजिटिव टोन आएगा। और मेंटेनेंस शटडाउन भी था पिछले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर वो नहीं रहेगा, तो उसका एक एडेड इम्पैक्ट रहेगा। तो हम मान रहे हैं कि अगले क्वार्टर हो सकता है कंपनी थोड़े बेटर नंबर्स रिपोर्ट करे। जियो में कोई स्लो डाउन हम देख नहीं रहे, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो ट्रिगर्स आएंगे, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो उनकी इन्वेस्टमेंट करनी है, न्यू एनर्जी में, उसके जो टारगेट्स वो अनाउंस करते हैं 750 बिलियन के, उसमें जो रैंप अप के प्लान वो अनाउंस करते हैं, वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा। और इसके अलावा अगर डिज्नी हॉटस्टार हो जाता है तो वो एक एडिटिव एडवांटेज हो सकती है कंपनी के लिए।
ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं जो वापस री रेटिंग करा सकते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है एसओटीपी के हिसाब से 3050 3100 रुपए के हमारे लक्ष्य हैं, और जिस हिसाब के नंबर्स आए हैं तो और जैसा मार्केट का मूड थोड़ा ठीक ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा वीकनेस तो रहनी नहीं चाहिए, तो साल भर में हो सकता है आपको 3050 3100 रुपए तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिले। 3150 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अमरीश सर, एक बड़ा मेगा केपेक्स का पार्ट मिस हुआ हमसे, आपसे मतलब बातचीत में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास से केपेक्स की बातचीत है। इसमें जो ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर भी कंपनी थ्रस्ट डाल रही है, और इस पूरे नंबर के बीच में उसकी चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि वो अब अपकमिंग फील्ड है जो अभी नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन एक बड़ा केपेक्स है जो गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक के साथ जरूर एसोसिएट रहेगा। सो उसको आधार मानते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो पार्ट अब कैसे हम देखेंगे रिलायंस में? जो न्यू एनर्जी का जो कैपेक्स हो रहा है उसका तो रिटर्न्स इमीडिएटली तो आने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक इवन द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट। उससे शायद जो अर्लीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबली फ्रॉम FY26 ऑनवर्ड्स, तो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड टू अ डिसेंट एक्सटेंट, बट क्लियरली जिस हिसाब से इन लोग कैपेक्स कर रहे हैं, लाइक आई सेड, विजिबिलिटी इज वेरी क्लियर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नंबर्स के दिन आज हमारे साथ शाम तक जुड़े और आपने बातचीत की, और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। पार्थिव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन ट्रांजिट जुड़े और नंबर्स पे आपने बातचीत की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स को लेकर हमारी खास पेशकश देख रहे थे आप। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।